Subscribe to Adiyug Technical channel for getting latest technological updates with Baba Adiyug Prasad. Hello, what's up guys? Welcome back to the video. My name is Arush and I welcome each and every one of you to Adiyug Technical. CPU कूलिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग जो है एकदम परेशान से घूमते हैं कि मेरा कंप्यूटर 80 पे चल रहा है, मेरा कंप्यूटर जल जाएगा, मेरे कंप्यूटर में ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसे इसलिए आप एकदम कस्टम वाटर बेंडिंग कर लगाओ तभी आपका कंप्यूटर ठंडा चलेगा, बढ़िया चलेगा। तो भाई जो आपकी ये मिथ्या है ना, जो दुकानदार क्रिएट कर देते हैं कि ये नहीं लगाओगे तो ये नहीं लगाओगे, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, तो भाई देखो वो है दुकानदार, उनका काम है बेचना। मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूँ कि भाई आपके सीपीयू में हीट जनरेट होती ही होती क्यों है। ठीक है, तो अगर उस लॉजिक को जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखो। पॉपकॉर्न वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, चाय, पानी, जो कुछ भी रख सकते हो रखो। वीडियो होने वाली है लंबी। मैं 2-3 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो को घुमाना नहीं चाहता कि एक पार्ट, क्योंकि आगे जाने के बाद भी लोगों को प्रॉब्लम आएगी, तो उनको एक पार्ट अभी मिल रहा है, दूसरा पार्ट बाद में मिल रहा है, इसलिए मैं जितने भी चीज़ है सब एक ही वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश करूंगा। 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, आई एम सजेस्टिंग यू गाइस कि आप इसको देखो। इसके बाद से कभी सीपीयू कूलिंग को लेके माथापच्ची नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एज आई ऑलवेज से, लेट्स मूव ऑन टू दी वीडियो। तो जो सबसे पहले बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपका सीपीयू हीट करता क्यों है। आपका सीपीयू बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। उसके बाद वो उसके जिस हिसाब से वो डिज़ाइंड होता है सेमीकंडक्टर, उसके हिसाब से वो वर्क करता है। अब इसमें जो है एक बात होती है भाई कि क्यों हीट कर रहा है। क्वेश्चन हमारा ये है, हीट वो इस वजह से करता है क्योंकि एक आपका जो वायर्स होते हैं, जो आपकी पावर सप्लाई होती है, और आपका जो सीपीयू होता है, वो अलग अलग रेटेड कैपेसिटीज पे डिजाइन होता है वर्क करने के लिए। मान लीजिए आपकी पावर सप्लाई करती है 3 एम्पियर का करंट। आपका जो तार है वो 3 एम्पियर का करंट फ्लो करने के डिजाइन पे बना है, बट आपका जो प्रोसेसर है वो 1 एम्पियर पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली तो बहुत मिली एम्पियर्स में काम हो जाता है, माइनस माइनस करने में मेरे को आसानी पड़े इसलिए मैंने बोल दिया बहुत ज़्यादा वाला, बट करता बहुत मिली एम्पियर्स में है। तो अब 1 एम्पियर पे कर रहा है। अब या तो 2 तरीके होते हैं भाई, फूक ना जाए, ज़्यादा करंट जाए, या तो ट्रांसफार्मर लगा के कम करा जाता है करंट को, या फिर आपके जो सीपीयू है उसके अंदर के जो वीआरएम मॉड्यूल से बाकी चीज़ें होती हैं उनके थ्रू जो है आपका करंट जो है कम करके उसमें पहुंचा दिया जाता है। आप सबको यार बेसिक मैथमेटिक्स तो आती ही है। 3 एम्पियर में से आप 1 एम्पियर घटा दो तो 2 एम्पियर बचता है, बट हमारा प्रोसेसर जो था वो तो 1 ही एम्पियर पे काम किया ना, 2 एम्पियर कहाँ गया। एनर्जी के बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, नीदर क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो सेम लॉ यहाँ पे फॉलो करा दो बॉस। और एक लॉ मैं आपको बताता हूँ, वो होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जिन्होंने 8वीं क्लास से ऊपर के बच्चे देख रहे हो उन्होंने पढ़ा हुआ है, क्या है नहीं पढ़ा है तो जाकर फिजिक्स की बुक में फिर से देखो। और जिनको नहीं मालूम है वो होता है आई स्क्वायर आर टी। ये आपका इलेक्ट्रिकल, जितने भी इलेक्ट्रिकल लॉसेज होते हैं, जितने भी, वो इसी फॉर्म में होते हैं, इसी फॉर्मूले से डिनोट किए जाते हैं, आई स्क्वायर आर टी। ठीक, इसी के फॉर्म में आपका जो 2 एम्पियर का करंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होकर हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो आपके सीपीयू में अब आपको पता चल गया बॉस कि हीट आई कहां से। ठीक, और इस हीट का आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप चाहे कस्टम वाटर बेंडिंग लगा दो, चाहे आप नाइट्रोजन कूलिंग लगा दो, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में इस चीज से, क्योंकि वो डिजाइन ही ऐसा है। अनलेस आप बहुत बड़े इंजीनियर बन जाओ भाई और डिजाइन कर दो कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज गेटिंग वेरी फास्ट, और एडवांस फ्यूचर टेक्नोलॉजी आ जाए इस तरीके की। बट अब आप लोगों को ये समझ में आ गया ना हीट आई कहाँ से। हीट इस तरफ से आई कि आपका जो सीपीयू की अनयूटिलाइज एनर्जी जो उसने छोड़ी, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हुई और डिसिपेट हुई। इलेक्ट्रिकल में 2 टाइप के लॉस होते हैं, कांस्टेंट लॉस, वेरिएबल लॉस। कांस्टेंट लॉस चाहे आप यूटिलाइज करो ना करो तब भी होता रहेगा। ये प्लग है, अगर मैं इसको ऑन छोड़ दूं और इसके जहाँ पे यूटिलिटी है इसकी, जो सर्च प्रोटेक्टर की मेरे, उसमें कुछ भी नहीं लगा होगा, बस स्विच ऑन छोड़ दें तो भी लॉस होंगे। उस लॉस को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट लॉस। और एक वेरिएबल लॉस होता है अगर हम अपने डिवाइस को उसमें लगा दें और यूज करें, तो जो डिवाइस और मेरे सर्च प्रोडक्टर के बीच के कन्वर्जन टेकिंग प्लेस हो रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, ये सब फॉर्म कन्वर्जन होता है, उसमें जितने लॉसेस बीच में आते हैं हीट एनर्जी के फॉर्म में होते हैं वो भी बेसिकली, तो उनको हम लोग वेरिएबल लॉसेस बोलते हैं। और
कांस्टेंट प्लस वेरिएबल वैल्यू निकालें तो टोटल इलेक्ट्रिकल लॉसेस हम लोग को वहाँ से मिल जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको एकदम एडवांस में बता दिया कि इस तरीके से काम होता है। अब सीपीयू के हीट के बारे में बात करूं मैं आपसे, तो यार देखो, हीट आपको पता चली कहाँ से आती है, लॉसेस क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल में ये आपको पता चल गए, और इनको कम आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई फ्यूचर टेक इन्वेंशन ना हो जाए। अब ये जाएंगे तो है नहीं, तो अब हीट कर रहा है तो हीट के साथ एक प्रॉब्लम होती है यार। देखो, पहला तो एक मिथ्या मैं भ्रष्ट करना चाहूंगा आपकी, वो ई है कि देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कभी जलता नहीं है अनलेस अनलेस उसमें सर्ज ना हो, उसमें स्पाइक ना आए, या फिर उसमें ओवरलोड करंट ना जाए, तब तक आपका इलेक्ट्रॉनिक का आइटम खराब नहीं हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जलता नहीं है। बेसिकली वो आपके जो हीट होती है ना, क्योंकि कन्वर्ट एनर्जी हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो फ्लो करती है, बट आपका जो उंगली है, मान लीजिए कि 1 किलो की है, आप इस पर 1 किलो का सामान रख सकते हो, पर 2 किलो रखो तो टूट जाएगी ना। तो वैसे ही होता है कि आपका डिवाइस जो है वो 1 एम्पियर के लिए डिजाइंड है, बट उसमें 2 एम्पियर 1.2 एम्पियर कितना भी करंट जाएगा तो भाई वो टूट जाएगा ना। तो टूटता नहीं है, वो एनर्जी के फॉर्म है होता है, वो तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है वहां पे आपकी हीट एनर्जी के फॉर्म में, तो जला देती है। तो इस वजह से ही खाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके जल सकती है, वरना अगर टेम्परेचर हाई है, कम है, ज्यादा है, तो उस हिसाब से मेरे भाई नहीं जलने वाला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, अनलेस योर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स गेट अ सर्ज, स्पाइक, ओवरलोड करेंट, तब तक वो जलने वाली नहीं है। अगर आप किस्मत वाले आदमी हो तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। सर्च प्रोटेक्टर, यूपीएस वगैरह लगाओ, इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि सर्च प्रोटेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। ठीक, अब आते हैं हमारे हीट को हम लोग यहाँ पे कम कैसे करें बॉस। आप लोग 3-4 चीज़ें तो समझ ही गए होगे यहाँ तक के, नहीं समझे तो फिर से देख लो, बहुत आराम से मैं समझाऊंगा इस वीडियो में आपको आगे भी। अब आते हैं कि जो है, फिर से बोल रहा हूँ मैं कि फिर से भैया, मतलब सीपीयू की हीट कम कैसे करें। अब सीपीयू की हीट कम करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एयर कूलर लगा दो, एआईओ लगा दो, या फिर कस्टम वाटर बेंडिंग लगा दो। कस्टम वाटर बेंडिंग को जो लोग पॉइंट से हटा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एआईओ, एयर कूलर। अब एयर कूलर पे मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो एयर कूलर तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है इंडिया में। मैं पहले यार मतलब एकदम बेसिक तरीके से बोल रहा हूँ कि लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस यू लिव इन अ हिली रीजन, ये बहुत ठंडी वंडी जगह है। उसका रीज़न है बहुत सिंपल सा, आपका एम्बिएंट रूम टेम्परेचर इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन लखनऊ में रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे भाई 40 डिग्री इस टाइम चल रहा है। 40 डिग्री चल रहा है, तो अब मेरी हवा का जो टेम्परेचर है वो भी यही है। एयर कूलर है, एयर जब उसमें 40 डिग्री की फ्लो होगी तो भाई वो ठंडा कैसे करेगा। 40 डिग्री की तो हवा ही हो गई, उसके बाद 60-70 डिग्री मेरा कंप्यूटर प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है। बस एक फायदा ये होगा कि उड़ता रहेगा, तो 40 से 60 डिग्री से नीचे तो मेरा कंप्यूटर कभी चलेगा ही नहीं। एयर कूलर लगाने का फायदा ही क्या हुआ। तो एयर कूलर इज एज गुड एज योर एम्बिएंट रूम टेम्परेचर। जितना रूम टेम्परेचर आपका ठीक है, उतना भाई आपका एयर कूलर सपोर्ट करेगा, चाहे आप 1000 का लो, चाहे 50,000 का लो, चाहे 50 लाख का ले लो। ठीक, आते हैं, बात करते हैं एआईओ पे। एआईओज में क्या होता है कि एक लिक्विड उसके अंदर होता है, कुछ कुछ में वाटर होता है, कुछ कुछ में मिक्स लिक्विड होता है, कूलेंट टाइप का कुछ लिक्विड होता है। महंगे लोगे तो उसमें कूलेंट कुछ अच्छा प्रोवाइड कर देते हैं, और जो एंट्री लेवल वाले होते हैं उसमें वाटर के साथ कुछ मिक्स करके देते हैं, जिसकी वजह से आपका सीपीयू थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा अच्छा करता है। एआईओ में एयर कूलर से डिफरेंस एक ये भी होता है कि वो आपकी जो हीट होती है वो पाइप के थ्रू रेडिएटर में देता है, और रेडिएटर डायरेक्ट उसको थ्रू आउट करता है, जिसके वजह से आपका इंटरनल टेम्परेचर ऑफ योर सीपीयू डज नॉट राइजेस। तो जो हीट आपके ग्राफिक कार्ड, रैम और आपके वायर लॉसेस से जनरेट होगी, वो तो आप एक एग्जॉस्ट फैन लगा के निकाल सकते हो, और आपके बाकी कंपोनेंट्स जो है ठंडे रहेंगे व्हेन कंपेयर इट टू द एयर कूलर सिस्टम। ये दोनों चीजें आप लोगों को मैंने बता दी कि एयर कूलर और एआईओ में डिफरेंस क्या होता है, मेन बेसिक चूज करने से पहले। अब एयर कूलर ले लो, एआईओ ले लो, कस्टम वाटर बेंडिंग ले लो, नाइट्रोजन कूलिंग ले लो, काम ये लोग सिर्फ इतना ही करते हैं कि एक जो आपका सेट ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, मान लो मेरा सिस्टम काम करता है 60 डिग्री से नीचे, बहुत बेहतरीन अच्छी बूस्ट पे चलता है, बट मेरा टेम्परेचर 60 के ऊपर ही जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि भाई तुम्हारा अगर 100% लोड पे चल रहा है, एक स्पेसिफिक करंट रहेगा, उसका स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन उसमें प्लेस करेगा। एनर्जी कन्वर्जन होगा यार तो लॉसेस होंगे ही होंगे, कांस्टेंट लॉस, वेरिएबल लॉसेस, वो सब मिला लोगे तो उसको अगर एक टीडीपी के फॉर्म में टर्म करें तो 65 वाट की टीपी के अराउंड मेरा जो है सीपीयू जो हीट जनरेट करेगा, अगर मेरा 65 वाट का प्रोसेसर है।
तो इतनी हीट तो जनरेट करेगा ही। अब उस हीट को ये AIO, कस्टम वाटर और एयर कूलर क्या करते हैं, कितना तेजी से ठंडा कर सकते हैं, कितनी तेजी से उड़ा सकते हैं, ये होता है इन कूलर्स का मेन काम। मेरा ये CPU उंगली है, ये गर्म हो रही है, यहाँ एक फैन लगा दिया मैंने ये, और कितनी तेजी से वो गर्म हवा को यहाँ से हटा सकता है वो, ये होता है मेन काम। और अगर AIO वगैरह होता है तो उसमें कूलेंट होता है, तो कूलेंट के साथ साथ ही चला जाता है। तो अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि आपका कोई भी कूलर आपके रूम टेम्परेचर के हिसाब से डिपेंड करता है। लॉजिक्स बता दिए, लॉसेस बता दिए, कौन सा कूलर बेटर है, अब इस पे चूज करता हूँ। इंडिया में एयर कूलर इज एज गुड एज योर एम्बिएंट रूम टेम्परेचर, तो भाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठंड वगैरह में तो आपको वैसे नहीं ज़रूरत पड़ेगी, इतनी अच्छी खासी ठीक ठाक पड़ जाती है, तो आपका CPU आराम से ठंडा होता रहेगा। AIO मैं कहूँगा कि हाँ आप लोग ले सकते हो, क्योंकि उसमें डायरेक्ट उड़ा देता है बाहर वो हवा, प्लस उसमें कूलेंट वगैरह होते हैं, तो एक तरीके से हाँ वो ठंडा तेज करता है, तो जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है बूस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं करेगा, परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। बट एक जो मिथ्या है ना लोगों के अंदर कि मेरा जो कंप्यूटर है वो जल जाएगा हाई टेम्परेचर पे वर्क करने के लिए, तो बड़े भाई देखो ऐसा है, आपका जितने भी कंप्यूटर्स इस टाइम पे आ रहे हैं यार, वो 95 डिग्री तक के सपोर्ट करते हैं। उसके बाद वो थर्मल थ्रॉटल होना शुरू करता है। मेरा 3600 राइजन का थर्मल थ्रॉटल शुरू करता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब मैं मानूंगा कि इतने हाई टेम्परेचर पे इसको नहीं चलाने का है, बट वो डिजाइन है इससे ऊपर पे काम करने के लिए। तो आप लोग उसमें क्या कर सकते हो, एक अच्छा AIO लगाओ जो उस टेम्परेचर पे हीट को तेजी से उड़ा सके, कूल कर सके जितनी तेज, बस ये आप लोग उसमें कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट दीज कूलर्स वन थिंग ऑल्सो डू, एंड वन मोर थिंग जो कि मैं पहले बोलना थोड़ा सा भूल गया था, वो ये है कि आपके कूलर जो होते हैं उनका मेन टेस्ट तब होता है कि कितनी तेज आपका लोड जब कम होता है तो ठंडा करता है आपका CPU, उस पर भी डिपेंड करना चाहिए आपका AIO की चॉइस। तो ये सब चीज़ें अगर कोई भी रिव्यूअर्स तक के मेरी बात पहुंचा सकते हो तो यार ये भी आप लोग थोड़ा सा चेक वेक करके बताओ। मेरे पास अगर AIO होता तो मैं चेक करके ज़रूर बताता। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो उन तक पहुंचाओ, उन तक वो उनसे रिक्वेस्ट करो कि गाइज कितनी तेज़ ये कूल करता है जब मेरा टेम्परेचर लोड ड्रॉप करता है, वो भी टेस्ट करके हमें बताइए, हमें ये भी जानना है। क्योंकि मेन वर्क जो कूलर का होता है वो यही होता है, इसी के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं वो। कंपनीज आपको नहीं बताती हैं क्योंकि टेक्निकल चीज़ उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर इतना बताएंगे तो आप खरीदोगे ही नहीं। मेरी वीडियो भी बहुत लोग यहाँ तक के नहीं देखेंगे, 13-14 मिनट तक के आ गए, मुझे पता है यहाँ तक कि बहुत कम ही लोग देखने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को एंड में बताया है। तो अब आप लोगों को मेरे हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। तो अब एक फाइनल कंक्लूडिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ये है, AIO ले लो, एयर कूलर ले लो, कस्टम वाटर बेंडिंग ले लो, लिक्विड नाइट्रोजन ले लो, मिनरल कूलिंग ले लो, कोई टाइप की कूलिंग ले लो, उनका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि बॉस कितनी तेज वो ठंडा करेगा जब आपका लोड रिड्यूस होता है, और एक सेफ टेम्परेचर लिमिट्स है वो ऊपर ना जाने दे आपके CPU को, ये होता है उनका। ये कतई मतलब नहीं होता है AIO और ये सब लगा देने का मतलब कि आपका कंप्यूटर अगर आपके हिसाब से 60 डिग्री पे बढ़िया वर्क करता है तो वो भी 60 डिग्री पे ही चलाएगा, इसके ऊपर नहीं होगा। हर टेम्परेचर के हिसाब से आपका CPU जो है डिज़ाइन किया जाता है वर्क करने के लिए, एंड जलने नहीं वाला है यार, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि अगर जल गया तो फिर मैंने जो पढ़ी हैं चीज़ें वो गलत पढ़ ली है, तो मुझे अपने बेसिक्स फिर से पढ़ने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक के मेरी वीडियो देख ली हो यार, 14-15 मिनट की बन चुकी है, तो भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल वी मीट अगेन, टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा।